वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कॉमन सेंटेंस एरर्स। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पहली चीज़ है इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मैं ऑलरेडी अपना लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो हम इसे मुख्तसर समझेंगे। इसकी आसान डेफिनेशन ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। यानी ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ इज, प्रेजेंट में और पास्ट में वॉस। अगर गो है तो गोज हो जाएगा, प्रेजेंट में डू है तो डस हो जाएगा, हैज है तो हैज यूज करेंगे वर्ब हम। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। यानी वी, यू, दे के साथ प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर, और प्रेजेंट में नो एस और यस फॉर्म। गो रहेगी, बेस फॉर्म रहेगी, डू, हैव। तो ये कहलाता है सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब्स। मजीद इसकी एग्जांपल हम आगे समझ लेते हैं। अ कैन ऑफ लीमा बीन्स सिट्स ऑन द शेल्फ। अब आप ये देखें, अ कैन जो है वो सब्जेक्ट है, ऑफ लीमा बीन्स जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और उसके बाद सिट जो है वो, उसमें हमने एस और ईएस फॉर्म अप्लाई किए। सिट के साथ हमने एस लगाया, क्यों? क्योंकि कैन इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमने लीमा बीन्स को नहीं देखना, ये क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज ये इट इज अ पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ये पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट क्या बना? अ कैन ऑफ लीमा बीन्स। तो बेसिकली सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? कैन है। कैन क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आया एस ई एस फॉर्म के साथ। तो सेंटेंस हुआ कैन ऑफ लीमा बीन्स सिट्स ऑन द शेल्फ। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है द वर्ब सिट्स अग्रीज विद द सब्जेक्ट कैन। तो ये जो सिट्स है ये किसके साथ अग्री करता है? कैन के साथ, नॉट विद बीन्स। बीन्स के साथ अग्री नहीं करता क्योंकि वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है। कैन बेसिकली सब्जेक्ट है, कैन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आया। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। सेकंड एग्जांपल है द विमेन हु वेंट टू द मीटिंग वर बोल्ड। अब आप देखिए द विमेन, विमेन ये प्लूरल विमेन है। इसमें WOMEN है, MAN नहीं है। MAN होता तो ये सिंगल विमेन कहलाती, ये प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, वॉज की जगह वर आएगा। क्यों? क्योंकि औरतों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। द विमेन हु वेंट टू द मीटिंग वर बोल्ड। वॉज बोल्ड कहेंगे तो ये अग्रीमेंट नहीं है सब्जेक्ट वर्ब का। क्यों? क्योंकि विमेन प्लूरल है। ये जो हु वेंट टू द मीटिंग है ये डिपेंडेंट क्लोज है जो विमेन के साथ सब्जेक्ट के साथ अटैच। द वर्ब वर अग्रीज विद द सब्जेक्ट विमेन, नॉट विद मीटिंग। अब जो बेसिक हमारा जो सेंटेंस कॉमन सेंटेंस एरर्स है वो हमें समझना पैरेललिज्म में, या फिर रन ऑन सेंटेंस है, या सेंटेंस फ्रैगमेंट से, मिसप्लेस डैंगलिंग मॉडिफायर से। तो हम पहले समझ लेते हैं पैरेललिज्म को। पैरेललिज्म मीन्स दैट वर्ड्स, phrases and clauses used in pairs of groups must all have the same form। पैरेललिज्म का मतलब ही यही है कि बैलेंस, एक पैटर्न के वर्ड्स होने चाहिए, एक ही फॉर्म के वर्ब्स होने चाहिए, नाउन्स होने चाहिए, एडजेक्टिव्स यूज होने चाहिए सेम पैटर्न पे, उसे हम कहेंगे पैरेललिज्म। वर्ब्स मस्ट मैच विद वर्ब्स, नाउन्स मस्ट मैच विद नाउन्स, एक्सेट्रा, और एडजेक्टिव मस्ट मैच विद एडजेक्टिव्स। इसकी एग्जांपल ये आपके सामने मौजूद है। आई हैव बीन टू बीजिंग एंड सॉ द समर पैलेस। सेंटेंस तो ठीक है, सिंटैक्टिक ऑर्डर भी ठीक है, ग्रामेटिकली भी ठीक है, लेकिन ये पैरेललिज्म नहीं है, पैरेलल नहीं है ये सेंटेंस। क्यों? दो एग्जांपल से आप समझेंगे इसको। आई हैव, सेकंड एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन टू बीजिंग एंड हैव सीन द समर पैलेस। यानी आई हैव बीन टू बीजिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सेकंड सेंटेंस जो क्लोज है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। हैव सीन, सॉ नहीं कहा, ठीक है। आई हैव बीन टू बीजिंग एंड हैव सीन द समर पैलेस। थर्ड एग्जांपल देखें वो भी करेक्ट है। आई वेंट टू बीजिंग एंड सॉ द समर पैलेस। यानी वेंट पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, और एंड सॉ यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज हुई है सेंटेंस की। ये सेम पैटर्न ऑफ वर्ब्स यूज हुए यहाँ, इसलिए ये भी सेंटेंस करेक्ट है। या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में कहें दोनों क्लोजेस को, या फिर पास्ट सिंपल में कहें।
जो पहली एग्जांपल है उसमें एक क्लोज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, सेकंड पास्ट सिंपल में, इसलिए वो सेम पैटर्न पे नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो करेक्ट सेंटेंस नहीं है, इनकरेक्ट है। बाकी दो एग्जांपल करेक्ट है। अनदर एग्जांपल, शी लाइक्स टू रीड बट नॉट राइट। अब ये ग्रामेटिकली आप कह सकते हैं ठीक है, सिंटैक्टिक ऑर्डर भी ठीक है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। शी लाइक्स टू रीड बट नॉट टू राइट। सेकंड एग्जांपल जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर इन्फिनेटिव यूज हुआ है। इन्फिनेटिव यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें शी लाइक्स टू रीड है बट नॉट राइट, बट नॉट के बाद टू नहीं आ रहा है, यहाँ पर टू के बाद राइट आएगा। ठीक है, तो इसको सेम पैटर्न करने के लिए दोनों जगह इन्फिनेटिव लाना पड़ेगा, तो इसलिए सेकंड एग्जांपल इज करेक्ट। शी लाइक्स टू रीड बट नॉट टू राइट। इसी तरह अनदर एग्जांपल है पैरेललिज्म की, व्हेन लाइक्स टू रीड, एक्सरसाइज एंड वाचिंग मूवीज। तो यहाँ पे भी फर्स्ट एग्जांपल पैरेलल नहीं, दो एग्जांपल्स जो उसके बाद सेकंड और थर्ड है ये दोनों करेक्ट हैं। जैसे कि व्हेन लाइक्स टू रीड, एक्सरसाइज एंड वॉच मूवीज, तो यहाँ पे आप देखें हर तरफ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, व्हेन लाइक्स टू रीड, एक्सरसाइज एंड वॉच मूवीज, या फिर व्हेन लाइक्स रीडिंग, आईएनजी फॉर्म आ रही है, एक्सरसाइजिंग एंड वॉचिंग मूवीज। लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है रीड, एक्सरसाइज और वॉचिंग हो गया, वॉच होना चाहिए था, सेम पैटर्न ऑफ वर्ब्स आने चाहिए थे। इसी तरह अनदर एग्जांपल, माय कार इज स्पोर्टी, इकोनॉमिकल एंड गोज वेरी फास्ट। अब क्योंकि एडजेक्टिव यूज हुए हैं, दूसरी जगह लास्ट में फास्ट से पहले वर्ब आ गया, गोज वेरी फास्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो एडजेक्टिव आपने यूज किए, फिर गो के बाद जो है एडवर्ब आ गया फास्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आप सेकंड और थर्ड एग्जांपल देखें, माय कार इज स्पोर्टी, इकोनॉमिकल एंड फास्ट, यानी स्पोर्टी एडजेक्टिव है, इकोनॉमिकल एडजेक्टिव है और फास्ट भी एडजेक्टिव है, तो सेम पैटर्न ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में वर्ब आ गया एडजेक्टिव की जगह पे। थर्ड एग्जांपल देखें, अगर आपने वर्ब लाना है तो तीनों जगह पे वर्ब लाना पड़ेगा। माय कार लुक्स स्पोर्टी, रन्स इकोनॉमिकली एंड गोज वेरी फास्ट। Another example, as we neared the airport, you could hear the jets. यहाँ भी एरर है पैरेललिज्म का। अब यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में जो है फर्स्ट क्लोज में वी यूज हुआ है प्रोनाउन, सेकंड क्लोज में यू प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ये पैरेलल नहीं है सेंटेंस, दोनों जगह वी आएगा। एज वी नियर द एयरपोर्ट वी कुड हेयर द जेट्स, तो दोनों जगह वी यूज करना है, सेम पैटर्न ऑफ वर्ड्स पैरेलल बनाने के लिए। अनदर एग्जाम्पल, प्लीज जज मी बाय माई वर्ड्स एंड व्हाट आई डू। तो यहाँ भी एरर है नाउन और वर्ब का, पैरेलल नहीं ये सेंटेंस। तो आप सेकंड एग्जांपल देखें, प्लीज जज मी बाय माय वर्ड्स एंड बाय माय एक्शंस। तो बाय माय वर्ड्स एंड बाय माय एक्शन दोनों जगह नाउन आ गए। अब आप थर्ड एग्जांपल देखें, प्लीज जज मी बाय व्हाट आई से एंड बाय व्हाट आई डू, तो थर्ड एग्जांपल भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एग्जांपल में वर्ड्स है और आई डू वर्ब आ गया, तो ये पैरेललिज्म नहीं है। बाकी की टू एग्जांपल्स करेक्ट। अब इसके बाद है रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस पे भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, जैसे कि आपको पता। तो रन ऑन सेंटेंस क्या है, बेसिकली टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज है या मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज है, ज्वाइंट बाय और करेक्टेड बाय द पंक्चुएशन और कंजंक्शन। तो हम इसको समझते हैं। इसकी एक एग्जांपल, द स्पीच वाज लॉन्ग कॉमा इट लास्टेड फॉर 1 आवर। तो ये बेसिकली रन ऑन सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमा आ रहा है। कॉमा जो है वो या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ आता है या फिर वो फ्रेजेस के साथ आता है, क्लोजेस के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए, या वो फ्रेगमेंट के साथ में आप कॉमा यूज करते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं, आजाद जुमले, इनको सेपरेटली लिखा जा सकता है, इसलिए कॉमा से बढ़कर कोई चीज आएगी। दिस इज अ कॉमा स्प्लाइस, इसे कहते हैं कॉमा स्प्लाइस। या फिर फ्यूज सेंटेंसेस होते हैं, मिले होते हैं, कॉमा भी नहीं होता तो उसको हम फ्यूज कह देंगे। तो आप उसको प्रॉपरली पंचुएट करते हैं तो रन ऑन सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो तीन एग्जांपल्स इसके, तीन तरीकों से यहाँ करेक्ट किया गया है।
पहली एग्जांपल में द स्पीच वाज लॉन्ग फुल स्टॉप, पीरियड आ गया या फुल स्टॉप गया, इसको आप इट लास्टेड फॉर 1 आवर। अब यहाँ जब आपने फुल स्टॉप लगाया, इट मींस देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, दे कैन बी सेपरेटेड टू गेट सेपरेटली रिटन। थर्ड एग्जांपल है, आप सेमी कॉलन लगा सकते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस के दरमियान फुल स्टॉप की जगह, वो भी ठीक है। द स्पीच वाज लॉन्ग कॉलन सेमी कॉलन, इट लास्टेड फॉर 1 आवर। थर्ड एग्जांपल है द स्पीच वाज लॉन्ग कॉमा लास्टिंग फॉर 1 आवर। इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, फ्रैगमेंट है, तो ये डिपेंडेंट क्लोज है, तो यहाँ भी ठीक है। यानी फ्रेज की शक्ल में फ्रेज के साथ कोमा आप यूज कर सकते हैं, या लिस्ट ऑफ वर्ड्स के साथ, या फिर डिपेंडेंट क्लोजेस के साथ, या टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस के साथ फुल स्टॉप सेमी कॉलन कॉलन लगाते हैं आप। सेंटेंस फ्रैगमेंट्स, सेंटेंस फ्रैगमेंट्स क्या है? अ सेंटेंस फ्रैगमेंट इन कंप्लीट सेंटेंस इज ऑलमोस्ट अ सेंटेंस बट इट लैक्स। बज़ाहिर तो पूरा सेंटेंस नजर आता है, लेकिन वो लैक करता है कि उसमें 3 चीजों की कमी होती है। या तो सेंटेंस फ्रैगमेंट में सब्जेक्ट नहीं होगा, या फिर अ फाइनाइट वर्ब है, या फिर अ कंप्लीटेड थॉट है, मुकम्मल थॉट नहीं होती, कंप्लीट थॉट नहीं होती सेंटेंस फ्रैगमेंट में। हम इसे समझ लेते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? अ फाइनाइट वर्ब हैज अ स्पेसिफिक टेंस, पर्सन एंड नंबर, सिंगुलर प्लूरल। जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। उससे हमें नंबर पता चलता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस पता चलता है फाइनाइट वर्ब से। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमें टेंसेस पता नहीं चल रहे होते, सिंगुलर प्लूरल पता नहीं चल रहे होते। इस पे भी मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब पे। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट मैच अ सब्जेक्ट, यानी फाइनाइट वर्ब की बात हो रही है। आई गो, शी गोज, आई के साथ गो, शी के साथ गोज है। ये नंबर भी शो कर रहा है, सिंगुलर प्लूरल भी शो कर रहा है, टेंस भी शो कर रहा है, ही वेंट पास्ट टेंस शो कर रहा है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट है वो टेंस शो नहीं करता है। जैसे इन्फिनिटिव है टू गो, ये पास्ट में और फ्यूचर में दोनों जगह पे गोइंग एज अ जेरेंट आप इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस फ्रेगमेंट की। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स ऑफन बिगन विद बिकॉज, दैट और एन आईएनजी वर्ब। इन वर्ड्स के साथ वो ऑफन नॉर्मली वो यूज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, बिकॉज आई लव स्टेइंग इन शेप एंड लूजिंग वेट। ये बिकॉज से सेंटेंस शुरू हो रहा है। अगर आप बिकॉज हटा दें तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन बिकॉज लगाया आपने तो ये डिपेंडेंट क्लोज बन गया, ये फ्रैगमेंट बन गया, इनकम्प्लीट थॉट हो गई इसकी। इट रिक्वायर्स अनदर सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अब सजेस्टेड करेक्शन इसमें क्या है? बिकॉज आई लव स्टेइंग इन शेप एंड लूजिंग वेट, कॉमा आई एक्सरसाइज एवरी डे। एक इंडिपेंडेंट क्लोज इसके साथ कनेक्ट किया, आई एक्सरसाइज एवरी डे, तब बिकॉज वाले सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हुई। या फिर आई लव स्टेइंग इन शेप एंड लूजिंग वेट, कॉमा सो आई एक्सरसाइज एवरी डे। यहाँ पे आपने फैन वॉइस का सो यूज किया, कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अनदर एग्जांपल है दैट आई डिडंट हैव टाइम फॉर एनी फन। तो ये क्या है? ये फ्रैगमेंट है, सेंटेंस फ्रैगमेंट है, दैट आई डिडंट हैव टाइम एनी टाइम फॉर फन। आपने इसको करेक्ट किया, आई वॉज सो बिजी दैट आई डिडंट हैव एनी टाइम फॉर फन। फिर है मिसप्लेस एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स। तो मिसप्लेस मॉडिफायर की डेफिनेशन है, मॉडिफायर इज मिसप्लेस इफ इट मॉडिफाइज द रॉन्ग वर्ड और फ्रेज। रॉन्ग वर्ड और फ्रेज को अगर ये मॉडिफाई करेगा तो ये मिसप्लेस कहलाएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से, गोल्डमैन्स वॉच, यानी सोने के आदमी की घड़ी। बेसिकली आदमी तो सोने का नहीं हो सकता, तो ये मिसप्लेस है। मॉडिफायर तो मौजूद है, सेंटेंस भी ग्रामेटिकली सिंटैक्टिक ऑर्डर इसके बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो मीनिंग इसकी ऑकवर्ड हो गई। गोल्डमैन्स वॉच, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेंस गोल्ड वॉच, आदमी की सोने की घड़ी। तो ये मिसप्लेस करने से उसकी मीनिंग तो रहती है, लेकिन वो ऑकवर्ड हो जाती है, इसलिए उसको हम मिसप्लेस मॉडिफायर कहते हैं। इसी तरह से डैंगलिंग मॉडिफायर है, अ मॉडिफायर इज डैंगलिंग इफ द वर्ड और फ्रेज दैट इज सपोज्ड टू बी मॉडिफाइड डज नॉट अपीयर इन द सेंटेंस। यानी जो सब्जेक्ट है या वर्ड है जो मॉडिफाई करना है और वो मौजूद नहीं है सेंटेंस में, तो उसे हम कहेंगे डैंगलिंग मॉडिफायर। तो पहले मिसप्लेस मॉडिफायर की एग्जांपल को समझ लेते हैं।
मिसप्लेस मॉडिफायर, अ मॉडिफायर अपियरिंग इनकरेक्टली इन द सेंटेंस। दो एग्जांपल आपके सामने है, मैं पढ़ूंगा इन्हें। He threw the ball to the girl made of orange rubber. सेकंड एग्जांपल है he threw the ball made of orange rubber to the girl. अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल में मॉडिफायर जो वो मिसप्लेस्ड है, यानी इसकी मीनिंग भी ऑकवर्ड हो गई। यानी ही थ्रू द, फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखें, ही थ्रू द बॉल टू द गर्ल मेड ऑफ ऑरेंज रबर, यहाँ मीनिंग ये हुई कि उसने बॉल फेंकी गर्ल के पास, या गर्ल को बॉल फेंकी जो कि बनी हुई थी मेड ऑफ ऑरेंज रबर, यानी गर्ल बनी हुई थी मेड ऑफ ऑरेंज रबर। यहाँ पे क्योंकि बॉल के करीब लाना था मेड ऑफ ऑरेंज रबर को, तो मॉडिफायर मिसप्लेस हुआ, तो मीनिंग उसकी ऑकवर्ड हो गई। अब सेकंड एग्जांपल में वो बिल्कुल करेक्टली मॉडिफाइड है, बॉल के करीब आया है मेड ऑफ ऑरेंज रबर, तो उसकी मीनिंग करेक्ट हो गई। ही थ्रू द बॉल मेड ऑफ ऑरेंज रबर टू द गर्ल, यहाँ मीनिंग ये हुई कि उसने बॉल फेंकी जो कि बॉल बनी हुई थी ऑरेंज रबर की, किसको फेंकी? गर्ल को, टू द गर्ल। अनदर एग्जांपल, दे वॉच द सनसेट सिटिंग ऑन द पोर्च। अब ये भी मिसप्लेस्ड है। सेकंड एग्जांपल है सिटिंग ऑन द पोर्च, कॉमा दे वॉच द सनसेट। सेकंड एग्जांपल करेक्ट है, फर्स्ट एग्जांपल रॉन्ग है क्योंकि वो मिसप्लेस्ड है। दे वॉच, इसकी मीनिंग ऑकवर्ड हो जाएगी क्योंकि वो मिसप्लेस में मॉडिफाई कर रहा है, सनसेट को मॉडिफाई कर रहा है सिटिंग। बेसिकली ये एक फ्रैगमेंट की शक्ल में सेपरेट करके आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस हुआ फर्स्ट एग्जांपल में कि दे वॉच द सनसेट सिटिंग ऑन द पोर्च, मीनिंग यहाँ पर ये हुई कि उन्होंने सनसेट देखा, सनसेट सिटिंग ऑन द पोर्च, यहाँ इसकी मीनिंग सनसेट के साथ हो गई। फर्स्ट एग्जांपल के बाद जो सेकंड एग्जांपल है सिटिंग ऑन द पोर्च, इसको आपने फ्रैगमेंट बनाया, कॉमा दे वॉच द सनसेट। अब ये इट इज अ राइट सेंटेंस, इट इज नॉट मिसप्लेस्ड। क्यों? क्योंकि सिटिंग ऑन द पोर्च, पोर्च पे बैठे हुए, दे वॉच द सनसेट। अनदर एग्जाम्पल है डेंगलिंग मॉडिफायर की, कि जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश द असाइनमेंट द टीवी वॉज टर्न ऑन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, द टीवी वॉज टर्न ऑन सेंटेंस में। हैविंग फिनिश द असाइनमेंट द टीवी वॉज टर्न ऑन। अब सेकंड एग्जाम्पल जो करेक्ट है वो डेंगलिंग मॉडिफायर को इसको करेक्ट किया गया, हैविंग फिनिश द असाइनमेंट व्हेन टर्न ऑन द टीवी। फिनिश जिसने किया था असाइनमेंट, बेसिकली वो व्हेन था, तो सब्जेक्ट मिसिंग था इस सेंटेंस में। अनदर एग्जांपल है डेंगलिंग मॉडिफायर की, हैविंग रेड द बुक, कॉमा द फिल्म विल बी अ हिट। अब आप देखें इसमें भी सब्जेक्ट मिसिंग है, द फिल्म विल बी अ हिट। रीड किया तो किसने किया? क्वेश्चन मार्क। तो इसकी करेक्ट एग्जांपल, हैविंग रेड द बुक आई थिंक द फिल्म विल बी अ हिट। तो ये क्या है? ये करेक्ट हो गया। तो आई थिंक सेंटेंस, कॉमन सेंटेंसेस एरर हम इस क्लास में काफी हद तक कवर कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।